हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर हमने फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या क्या टाइप्स है, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर क्या क्या टाइप्स है वो समझा। उसके बाद में नंबर्स ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स है वो समझा। तो नंबर्स ऑफ मेंबर्स के अंदर मेन निकल के आई 3 कंपनीज, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और स्मॉल कंपनी भी आई थी, है ना। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन 2 कंपनी ही है, क्योंकि ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी ही है। तो क्यों ना हम एक डिफरेंस करें प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में। अच्छा, हम ये डिफरेंस क्यों करें? क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वैसे ये डिफरेंस बहुत सिंपल है, 5-6 पॉइंट के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन रुको जरा, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 5-6 पॉइंट में कंप्लीट होगा नहीं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस बताऊंगा मैं, बट वो डिफरेंसेस जो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर समझाने वाला हूं, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज तो चाहिएगा। तो उस एक्स्ट्रा तड़के के साथ में समझते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ओके जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट कॉलम जो है मीनिंग का है, बेसिस है कि क्या बेस ले रहे हैं डिफरेंस का। सेकंड कॉलम जो हम यहां पर ले रहे हैं वो है आपका प्राइवेट कंपनी, और थर्ड ले रहे हैं पब्लिक कंपनी। ओके, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। फर्स्ट डिफरेंस है मीनिंग। मीनिंग के अंदर मेन यहां पर हमको कैपिटल लेनी चाहिए। मीनिंग में तो क्या करें सर, कैपिटल बढ़िया रहेगा। कैपिटल कितनी है ना। मीनिंग नहीं है, ये मिनिमम कैपिटल है। ओके, मीनिंग पता नहीं कैसे लिख दिया है, ये मिनिमम कैपिटल। मीनिंग तो आपको पढ़ाई दी है ना। ये बोलेगी अदर देन पब्लिक कंपनी, ये बोलेगी अदर देन प्राइवेट कंपनी। फिर ओके, सो मिनिमम कैपिटल। तो यहां पर प्राइवेट कंपनी को मिनिमम कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपीज। पर ठहरिए जरा, आप बोलोगे हमारे तो लिखा हुआ ही नहीं है सर। ये 2015 से पहले की बात है कि एक प्राइवेट कंपनी के पास में मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस कर सकती है, तभी उसको प्राइवेट कंपनी मानेंगे। लेकिन 2015 के बाद में इस लिमिट को हटा दिया गया। अभी प्राइवेट कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं है। बट जब आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए बनाओगे तो वहां पर ऑथोराइज कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपए होनी ही चाहिए। सो ऑथोराइज कैपिटल लिमिट अभी भी 1 लाख है और बाकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये हटा दी गई है। ओके, ठीक। इसके अलावा जो राइट है ट्रांसफर द शेयर, वो रेस्ट्रिक्टेड है। यानी कि किसी के पास में अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर बढ़ा है तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा बिना परमिशन की कंपनी की। ओके, तो रेस्ट्रिक्शंस होता है। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है 5 लाख रुपीज, और जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, हाँ, उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ये पहले ही मैं लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्मॉल कंपनी, देखिए भैया, स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी होती नहीं है। स्मॉल कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल जो है स्मॉल कंपनी की 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज पर लास्ट लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ठीक। तो ऐसी कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसकी कैपिटल 50 लाख से कम है, टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। बट ये प्राइवेट ही होती है, पब्लिक नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक कंपनी है वो स्मॉल कंपनी नहीं बनती, लेकिन प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी होती है। मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड, देखो बेटा पहले से ही बता चुका हूं, मिनिमम कितने मेंबर, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, ओनर, प्राइवेट कंपनी में चाहिए 2 और पब्लिक कंपनी में 3, ओपीसी का भी याद होगा 1। ओके, अब मिनिमम मेंबर की नंबर देख रहे हो तो मिनिमम डायरेक्टर भी आपको याद होगा। मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? यस, इसमें कितने 2 और इसमें कितने 3। यस सर, ये तो गड़बड़ हो गई। देखिए 2 चीजें हैं, एक है मिनिमम मेंबर, वो तो है 2 और 7, पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वो 2 और 3 है। यस, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर यहां पर 2, यहां पर 3, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर यहां पर 2, यहां पर 7। ओके, ये मेंबर वाला अभी डायरेक्टर वाला आगे आ ही जाएगा। नेम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, और ये लगाएगी पब्लिक लिमिटेड या ओनली लिमिटेड वर्ड। यहां पर पीवीटी एलटीडी, यहां पर ओनली एलटीडी लगाना पड़ेगा। ओके,
अब पास में कहीं शादी है तो बड़ा डीजे चल रहा है, आई होप आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी, उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। मैं वैसे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाता नहीं हूँ तो आज ऑटोमेटिक लग रहा है। प्रोविज़न ऑफ एंट्रेचमेंट इन आर्टिकल, देखो प्रोविज़न एंट्रेचमेंट इन आर्टिकल टू बी एग्रीड एंड अप्रूव्ड बाय द ऑल मेंबर, अगर सारे मेंबर चाहे तो फिर एमओए के अंदर एओए के अंदर जो है एंट्रेचमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि 75% से वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, तो प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू राइट और बोनस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक इशू नहीं ला सकती, यानी कि पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन हमारी पब्लिक कंपनी नाम से ही पता चलता है पब्लिक ऑफर ला सकती है, आईपीओ ला सकती है, पब्लिक में इक्विटी शेयर, राइट शेयर्स, बोनस शेयर जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकती है, ओके ठीक। तो ये पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, ये कर सकती है। नेक्स्ट, पब्लिक ऑफर टू बी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि पब्लिक में शेयर इशू कर ही नहीं सकती, तो फिर यहाँ पर डीमैटेरियलाइज्ड का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये कंपनी जो है पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, तो वो जो सिक्योरिटीज हैं वो इनको डीमैटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म के अंदर रखनी पड़ती है। पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू होते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इशू होते हैं, ओके। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज इन द पब्लिक ऑफर टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर पब्लिक में इशू किए जाते हैं वो कंपनी फिर शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है और वहाँ पर पब्लिक फिर आपस में शेयर बेचना खरीदना खेलती रहती है, ठीक है, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है शेयर मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे, सेकेंडरी मार्केट में एनएसई बीएसई पे नहीं मिलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में नहीं मिलेंगे, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर आप वहाँ पर, लिस्टेड कंपनी के शेयर वहाँ पर जाके आप खरीद सकते हैं। देखो पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट हो जाती है इसलिए उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाके लिस्ट नहीं होती है इसलिए उसको लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं, ओके। तो कहने का मतलब प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड होती है, ये लिस्टेड होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक मार्केट में जाके नहीं खरीद सकते, शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकते, पब्लिक कंपनी के खरीद सकते, ओके। नेक्स्ट आता है आपका फिर परचेज लोन फ्रॉम परचेज ऑन ओन शेयर, परचेज, अच्छा खुद के शेयर खरीद सकते हैं क्या, तो हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, उसमें हम खुद के शेयर ही खरीदते हैं। एक कंपनी अपने खुद के शेयर ही मार्केट से खरीदने लग जाती है, थोड़े टाइम पहले पेटीएम ने भी बायबैक करा था, ओके। लेकिन ये केवल लिस्टेड कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उनके शेयर होल्डर के पास में शेयर पड़े हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जैसे शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा उठाया जाता है, फंड रेज किया जाता है, एक तरीका और है डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट्स इशू करके भी आप फंड रेज कर सकते हैं, ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी 100 करोड़ अलाउड इफ तभी अलाउड है पब्लिक से डिपॉजिट उठाना जब आपकी जो कैपिटल है वो 100 करोड़ और टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा हो, तभी पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। प्राइवेट कंपनी तो बिल्कुल भी पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, ओके। क्वारम फॉर मीटिंग, देखो मीटिंग होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, हाँ, तो एजीएम हेल्ड तभी होगा, वो मीटिंग तभी हेल्ड की जाएगी जब उसके अंदर कुछ एक मिनिमम क्वांटिटी में मेंबर आएंगे, नहीं तो उस मीटिंग को कैंसिल मान के पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं क्वारम। तो क्वारम जो है इसके अंदर कम से कम 2 मेंबर अगर प्रेजेंट है, पर्सनली एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो क्वारम फुलफिल माना जाएगा। कम से कम 2 मेंबर का होना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी कम से कम 2 मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा तो 200 होते हैं, ओके ठीक है। तो 200 है तो उसमें से 2 आ गए तो मीटिंग हेल्ड की जाएगी, पोस्टपोन नहीं होगी। यहाँ पर डिपेंड करता है कि टोटल मेंबर कितने हैं। अगर टोटल मेंबर कम से कम तो पब्लिक में 7 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो टोटल मेंबर ही कंपनी के 1000 हैं, तो 5 मेंबर का मीटिंग में होना जरूरी है, तभी कोरम माना जाएगा और मीटिंग हेल्ड की जाएगी, सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर आपके मेंबर जो है वो 1000 से ज़्यादा है और 5000 के बीच में है टोटल शेयर होल्डर, तो कम से कम 15, और अगर मेंबर 5000 से भी ज़्यादा है तो कम से कम 30, ओके। इंटरनल ऑडिट, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, क्या इनको इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी? यस, प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट तब करानी पड़ती है जब उसका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हो और उसने लोन जो है बैंकों से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से 100 करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रखा है,
तो सेल्स 200 करोड़ और लोन 100 करोड़ से ज़्यादा का ले रखा है तो फिर उसको इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी प्राइवेट कंपनी को। क्या पब्लिक कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है? यस, करानी पड़ती है। कब? जब इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, और यहाँ बीच में और है सब में ना, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, या फिर लोन 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, या पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। यहाँ तो दो ही था, टर्नओवर और लोन। टर्नओवर 100 करोड़, सॉरी 200 करोड़ और लोन 100 करोड़, टर्नओवर का जस्ट आधा, दोनों में से कोई एक हो गया, इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। यहाँ पर भैया रुको, पेड अप शेयर कैपिटल है सबसे पहले 50 करोड़ है, उससे ज़्यादा, यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल का मामला ही था। उसके बाद टर्नओवर 200 करोड़ सेम है, फिर लोन भी सेम है 100 करोड़, तो ये वाला तो सेम है ही। इसके अलावा एक ऊपर एक नीचे डाल दिया, एक ऊपर डाल दिया पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, पब्लिक डिपॉजिट अगर 25 करोड़ से ज़्यादा है, इन चारों में से कोई भी एक हो गया, एक कंडीशन आ गई, तो फिर इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी पब्लिक कंपनी को। नेक्स्ट, एनुअल इवैल्यूएशन इन द बोर्ड रिपोर्ट, BM है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, उनकी जो मीटिंग होती है उसको BM बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग, और शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एनुअल बोर्ड मीटिंग का एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो जो है यहाँ पर एनुअली बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिपोर्ट का इवैल्यूएशन किया जाएगा। ओके, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं ना, जो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपनी की, क्या उसका रोटेशन होगा, उसकी जगह कोई दूसरा होगा? यस। एप्लीकेशन इन केस ऑफ पेड अप कैपिटल 20 करोड़, अगर पेड अप कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप रोटेशन कर सकते हैं ऑडिटर का। यहाँ पर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ ज़्यादा है तो आप ऑडिटर का रोटेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं पहले बता चुका हूँ। नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है इसमें 2, इसमें 3, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें 1/3, एटलीस्ट 1/3 है ना, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए टोटल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अब ये डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, अलग से चैप्टर आगे आएगा तब डिटेल में बताऊंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, वुमेन डायरेक्टर क्या होता है, रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड NED यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वो चैप्टर आएगा तब, ठीक है। रिटायरमेंट बाय रोटेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होते हैं ना उनको रिटायरमेंट भी होना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ है कि रिटायरमेंट जो है वो रोटेशन से होना पड़ेगा, है ना? हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है। यहाँ पर जो AGM होती है उस AGM के अंदर जितने भी डायरेक्टर हैं उसमें से 2/3 रोटेशन होते हैं, यानी कि वो रिटायरिंग के लिए तैयार है, और उसमें से 1/3 जो है वो रिटायर होते हैं। ये भी हम डायरेक्टर वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैन अगेन डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर। जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो होल टाइम डायरेक्टर या जो आपका मेन डायरेक्टर हो गया उनके बीच में क्या है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शनल है, यहाँ कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर का कंपलसरी रिक्वायर्ड है। ओके, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल वह है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं ना उनको कितना रेम्यूनरेशन देना है, इसके ऊपर प्राइवेट कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है टोटल ED और NED, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों को मिलाकर 11% से ज़्यादा नहीं दे सकते। नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा मैनेजमेंट को रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। और इसके अलावा और भी कुछ लिमिट्स हैं जो हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाले टॉपिक में कवर करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। ओके, ठीक है जी। अभी आप इतना ध्यान रखना, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी आप जो है रेम्यूनरेशन दे सकते हो, बोनस, सैलरी, कमीशन, यहाँ पर कम ज़्यादा से ज़्यादा 11% प्रॉफिट का, इतना याद रखना। तो ये डिफरेंस था आपका प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में। वैसे हम सिंपल ही कर लेते हैं, अभी तक 11, 12 जो भी इतना ही किया, लेकिन यहाँ पर आपको ये सब लिखना पड़ेगा। इसमें जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो डिटेल में आगे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस होगा, तब वापस आके जब इसको पढ़ोगे तो ये ईजी लगेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।